बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता भर खेलों की अहम खबरों पर तजिया और तबसरों के साथ पीटीवी नेशनल मुल्तान से मैं हूं ताहिर लतीफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। नाज़रीन, आज जो हम अपने इस प्रोग्राम में जो अहम खबरें जो लेकर आए हैं, जिस पर हम तजिया और तबसरा करेंगे, उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज़ है जिसका दूसरा मैच आज खेला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त दी थी। उसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के शानदार इनकाद पर, जिसका अख्ताम लाहौर कलंदर के जो है ना चैम्पियन बनने पर ख़त्म हुआ। उसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात पर। इसके अलावा हम बात करेंगे एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप पे, जिसमें अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं। और इसके अलावा खेलों की और भी मुख्तसर खबरें होंगी, जिसके हम प्रोग्राम में साथ साथ उस पर जो है ना वो बात करते रहेंगे। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाता जाऊँ। सबसे पहले हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आगा शाहिद अजीम, हमारे जो है ना मुल्तान का बड़ा नाम है स्पोर्ट्स में। आगा साहब, आपको जो है ना शो में वेलकम। उनके साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट उमैर अली ख़ान साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है। वैसे तो सियासत और बाकी दीगर मामलात में इनका नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जनूबी पंजाब की हमारी ये पहचान है। लेकिन आज उन्होंने हमारी शो को जो है ना इज़्ज़त बख्शी। नवीद अंजुम साहब और बहुत स्पोर्ट्स शुक्रिया। एनालिस्ट हैं आज हमारे इस प्रोग्राम में। नवीद साहब, आपको वेलकम सर। बहुत सर, शुक्रिया जी। आगा साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का जो है ना आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान बांग्लादेश जो सीरीज़ ही है, और पाकिस्तान पहला मैच जीता है। न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद हमने कोई पहला मैच जो है ना वो T20 का जीता है। थोड़ा सा इस पर तबसरा कर दें। देखें जी, जो T20 सीरीज़ हुई है शुरू बांग्लादेश के साथ, इसके साथ ही पाकिस्तान के शायकीन को भी खुशखबरी मिली है जीत की सूरत में। अच्छा, मैं इसे देखता हूँ PSL के तसलसल में। तसलसल में माइक बेसन जो है, उसका मेरा अपना जो आइडिया है, माइक बेसन ने पूरी PSL बड़ी कीन ऑब्ज़र्व की है। आप उसकी सिलेक्शन देख लें और बैटिंग ऑर्डर देख लें, और लड़कों से जो परफॉर्मेंस उसने लेनी थी और उसी तरीके से उसने उन्हें प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए दिया। आपकी ओपनिंग फ़खर जमान और साई मयूब नहीं चले, बिल्कुल ऐसे ही। उसने फौरी, जहाँ देखें PSL में भी हारिस ऊपर के नंबरों पर आ रहा था, हारिस को फ़ौरन उसने भेजा। उसके बाद सलमान अली आगा आ गया, उसके साथ ही हसन नवाज़। अच्छा, इसमें जो बांग्लादेश की जीत में सबसे अहम किरदार है हमारा मिडल ऑर्डर। जो मिडल ऑर्डर है, हमने काफ़ी अरसे के बाद उसे चलता हुआ देखा है, बशमूल शादाब के भी जो नीचे आए हैं, और 48 रन उन्होंने किए, बड़े अहम रन किए, जिसकी वजह से हम 201 रन तक पहुंच सके। तो मैं ये देख रहा हूँ कि माइक बेसन जो है पाकिस्तान टीम में, उन्होंने पहले ही स्टडी की है कि जी PSL में जो जो परफॉर्मर थे और उनकी पोजीशनें आप ये देखें। हसन नवाज़ की उन्होंने पोजीशन नहीं चेंज की, उसे वन डाउन ही, मिडल ऑर्डर ही रखा है। चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे तो सलमान अली 5वें नंबर जी। तो इसी तरह उन्होंने हसन अली को लिया। हसन अली ने देख लें कि जी आपको बड़े काफ़ी लॉन्ग टाइम आपके किसी फास्ट बॉलर ने T20 में 5 आउट किए, बिल्कुल इसमें बात इंटरनेशनल उस पर। तो इसमें ये आप कह सकते हैं कि जी उनका एक जो फ्रेमवर्क है ना पाकिस्तान टीम के लिए, जो पाकिस्तान टीम को इस वक्त ज़रूरत भी थी, क्योंकि आगे एशिया कप है, फिर T20 वर्ल्ड कप है। अच्छा, मेरा जहाँ तक जो है इसमें तजिया कि माइक बेसन ने ये जो टीम सेलेक्ट की है, और ये जो आपके प्लेयर्स जिस उसमें तरतीब में वो लेके जा रहे हैं, ये उन्होंने वर्ल्ड कप तक की ही प्लानिंग की है, क्योंकि वो इंग्लिश प्लेयर हैं, वो लॉन्ग प्लानिंग के साथ खेलते हैं। उसमें ये कि जी फ़खर जमान और साई मयूब। अच्छा, आप एक चीज़ जो मैं इस यहाँ नोट करवाना चाहूँगा कि बांग्लादेश की जो सीरीज़ है, इसमें पाकिस्तान के स्क्वाड में से 3 T20 कप्तान भी बाहर हैं। इसके बावजूद कि बाबर आजम, शाहीन और रिजवान, ये तीनों T20 में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, और वो बाबर आजम तो वर्ल्ड कप तक में कर चुके हैं।
उसके बावजूद आप ये देखेंगे उन्होंने किसी भी जगह पर ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना मिडल ऑर्डर में, ना विकेट कीपिंग में कमी महसूस नहीं होने दी। इस तरह की उन्होंने इसमें मैं ऐड करूंगा कि सलमान अली आगा ने भी ये कहा कि हमें उनके वो तीनों प्लेयर नहीं है, लेकिन हम पर किसी किस्म का कोई दबाव भी नहीं है। हाँ, नहीं दबाव इसलिए नहीं है, ये बेस्ट चांस था। बांग्लादेश देखें इस वक्त वो उस पोजीशन में नहीं है कि जी जो माजी में उसके जो प्लेयर तगड़ी टीम होती थी वो उस पोजीशन में नहीं है। ये सबसे यूए से भी हार के आ रहे हैं। हाँ, सबसे अच्छा बेस्ट टाइम पाकिस्तान ने जो नया टैलेंट है, जो बेंच स्ट्रेंथ था और जिनको आपने आगे लेके चलना है, ये बेस्ट टाइम था उनको आजमाने का बांग्लादेश के खिलाफ। और होम सीरीज थी, अभी पीएसएल इन्हीं पिचेस पे इन्होंने खेली है, इन सब प्लेयर्स ने, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खेली है। मेरे ख्याल से माइक जो हैं वो एक माइंड सेट के साथ आए हैं, उन्हें प्लेयर्स की एबिलिटी का भी पता है और उसकी वो स्ट्रेंथ भी पता है कि ये किस हद तक कहाँ तक जा सकते हैं। परफॉर्म अच्छा कर उमर, सकता है। आगा साहब जो है ना, जीत का क्रेडिट ना हेड कोच माइक बेसन को दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं? लेकिन तब्दीलियां जो उन्होंने की हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से की हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए हमने तैयारी करनी है, और फिर एक जो बयानिया चल भी रहा है कि हमने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है और अपनी टीम तैयार करनी है, बेंच स्ट्रेंथ को अपने आजमाना है जो पहले नहीं आजमाई जाती थी। और आजमाना भी क्या, वो पहले बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास थी भी नहीं, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स नहीं थे जो करंट हमारे प्लेयर्स थे उनका अल्टरनेट हो, जो आगे आके परफॉर्म भी कर सकें। इस तरह के कोई प्लेयर हमारे पास नहीं थे। अब ये जो टीम आई है जो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने सेलेक्ट किया, अब आप इसमें भी देखें तो ओपनिंग हमारी फिर भी नहीं चली। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती थी और उसी कंसिस्टेंसी पे हमारी बातें होती हैं। जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी उसी पे बात करते हैं जी, पावर प्ले के अंदर हम बड़ा स्कोर नहीं लगा पाते, हमें फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, हमें पावर हिटर्स चाहिए। हमने पावर हिटर्स फ़खर जमान और साइम अयूब को भेजा, नीचे वन डाउन हमने हारिस को भेजा, लेकिन हमें पावर प्ले में रिज़ल्ट वही मिला कि आप साइम अयूब और फ़खर जमान वो प्लेयर्स हैं, आप उनसे ये उम्मीद लगा सकते हैं वो बड़ा टारगेट सेट के दे सकते हैं, लेकिन आप कभी भी एज अ पाकिस्तानी अंदर से आपको पता है कि ये दोनों प्लेयर वो हैं कि ये हर मैच में आपको नहीं झटका तो लगा था ना जब साइम अयूब पहली ही बॉल में आउट हुए, एक दफा झटका तो लगा ना। कंसिस्टेंसी इनसे नहीं, और उसके अगले ही ओवर में, दूसरे ओवर में फखर चले गए। कंसिस्टेंसी की तवक्को आप अभी फिलहाल इन दोनों प्लेयर से नहीं कर सकते और वन डाउन हारिस से भी। तो वहीं पे आपको कमी, जैसे आप बात करें कि सलमान अली आगा ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमें बाबर शाहीन की, रिजवान की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन आप पाकिस्तानी नेशन से बात करें, कमी महसूस हुई। हमें अपना ओपनिंग स्टैंड मजबूत चाहिए। वही मिडल ऑर्डर ने नीचे से आके स्कोर किया, अगर वो स्कोर ना करते तो आप बांग्लादेश के खिलाफ 100 भी ना कर पाते। अगर वो सलमान अली आगा और हसन नवाज़ की अच्छी बैटिंग ना हो जाती, नीचे से शादाब ने आगे किया, जब तक हमें ऊपर से ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं मिलेगा तो हर मैच में मिडल ऑर्डर हमें नहीं बचाएगा। तो हमें ये देखना होगा वर्ल्ड कप की तैयारी से पहले कि क्या वाकई बाबर रिजवान की हमें ज़रूरत नहीं है T20 के अंदर। हमें कोई एक ऐसा, चलें दोनों नहीं, कम से कम इन दोनों में से एक ऐसा बैटर हमें चाहिए जो एक साइड पे विकेट को रोक सके और जो साइम और फ़खर जो हिटर्स खड़े हैं उनको समझा भी सके। एग्जाम्पल है हमारे पास, जब बाबर और फ़खर खड़े होते हैं तो फ़खर तब तक खेल रहे होते हैं जब तक बाबर उनको समझा रहे होते हैं, और जिस तरीके से साइम भी बाबर के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। हालांकि इससे प्रोग्राम में आपने कहा था कि ना बाबर होगा, ना रिजवान होगा, ना शाहीन होगा, लेकिन आज आप इस प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं कि एक सीनियर तजर्बाकार बल्लेबाज होना चाहिए बाबर आजम, ताकि जो पावर हिटर है वो उसको लेकर चले। मैंने बिल्कुल यही बात की थी कि स्क्वाड अनाउंस होने से पहले मैंने आपको ये बात की थी कि बाबर, रिजवान, शाहीन ये तीनों स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि तजर्बा होने जा रहा है और होम ग्राउंड पे है, PSL से खेल के पिचेस की जो कंडीशन है वो पता है हमारे नए टैलेंट को, तो ये बेहतरीन चांस था उनको आजमाने का और पहला मैच हम जीत भी गए। मेरी बात ये थी कि ये तजर्बा होगा, अगर ये तजर्बा फेल हो जाता है तो बाबर, रिजवान, शाहीन वापस आएंगे। और अभी तो पहला T20 था, आज दूसरा होगा, अभी तीसरा भी होना है, तो देखते हैं कि अगर तो ओपनिंग स्टैंड इसी तरीके से परफॉर्म करता है तो वो तीनों वापस आएंगे। नबील भाई आपकी तरफ होगा,
सबसे पहले तो ये कि देखें ओपनिंग हमारी नहीं चली, लेकिन खुशाइंद बात ये नहीं है कि हमारा मिडल ऑर्डर हमें वो रिजल्ट दे गया जिसकी हम तवक्को अक्सर करते रहते हैं, लेकिन हमें वो जो है ना उनकी तरफ से वो उम्मीदें नज़र नहीं आती। ये कह रहे हैं कि अगर ये ओपनिंग स्टैंड अगर ना चला तो बाबर रिजवान वापस आ सकते हैं, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत शो में मुझे बुलाया। इसमें मैं आपने चूँकि मेरा तारुफ में थोड़ा सा पॉलिटिकल का वो दिया, तो मैं पहले तो इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल टच डालूंगा, फिर मैं इस तरफ आऊँगा। सर जरूर। ये जो बांग्लादेश की टीम आई है ना, पहले तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है। बिल्कुल मैच से हट के ये क्रिकेट की फतह हुई। बिल्कुल, क्योंकि इस मौके पर एक इंटरनेशनल टीम का पाकिस्तान में आना ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का एजाज़ है, और दुनिया भर को ये पैगाम है कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री फॉर क्रिकेट, फॉर इंटरनेशनल प्लेयर्स और फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एज वेल। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका पड़ोसी दुश्मन मुल्क आपकी यहाँ से क्रिकेट और मईशत दोनों बंद करने के ख्वाब लेकर पिछले दिनों में आप पर हमला आवर हुआ। बिल्कुल इसी महीने की बात है, इसी महीने पिछले दिनों मैंने इसलिए वही। आप ये देखें कि 10 मई के बाद से दुनिया एक नया पाकिस्तान देख रही है, और थैंक्स टू बांग्लादेश के उन्होंने उस पर लब्बैक कहा कि ठीक है हम सबसे पहले पाकिस्तान में आएंगे। अभी तक किसी भी वर्ल्ड की और टीम ने इंडिया में दौरा करने की बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में वो आके पहला इंटरनेशनल मैच खेल भी चुकी है। बिल्कुल। चले पीएसएल तो और रह गई, मैं इसमें क्रेडिट दूंगा जी पीएसएल को भी कि पीएसएल में यहाँ पे मैं एक और आपको वापस ऐड आए हैं। हालांकि इतलात ये थी कि डीआरएस सिस्टम इसमें जो है ना सीरीज में नहीं चल रहा, जी। और सुनने में ये आ रहा है कि इसमें भी हमसाया मुल्क के एक अहम बंदे का जो आईसीसी के एक अहम ओहदे जी, पर मैं जी, जी। जो है ना मौजूद Exactly. है, उनकी वजह से यहाँ पे डीआरएस सिस्टम नहीं लागू हो सकता। आप अगर माजी में जाए ना, ये तो अब हमें उनकी साजिशें दुनिया को पता चल रही हैं, हमें तो खैर पहले से पता है। आप देखें कि 2011 में क्या हुआ था, हमारे पास वर्ल्ड कप था, फाइनल हमारे लाहौर में होना था, इंडिया से ये बात बर्दाश्त नहीं थी। बिल्कुल ऐसे आप अभी पिछले दिनों में होने वाली सीरीज देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया से क्या चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। आप समझें बात को कि इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को उभरता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, या स्पोर्ट्स को आगे बढ़ता हुआ देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जिसके साथ मदद हो तो उसको कोई नहीं हरा सकता। सबसे पहले आप ये देखें कि इन्हीं दिनों में, सिर्फ इन्हीं दिनों में, ये क्रिकेट में नहीं, आप देखें कि उसे शाहिर आफरीदी ने बॉक्सिंग में उनके नवजोत सिंह को धूल चटाई, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर पैगाम क्या दिया। देखें ये नहीं है कि शिकस्त दे दी और उसके बाद हम होछे हो गए हैं, नहीं, जो कि इंडियंस करते। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने उसको करतार सिंह Sportsmanship का जो है ना, उसकी- जो उन्होंने- उसको मिट्टी पेश की। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि आप देखें कि पैगाम अमन का जा रहा है। हम अगर कोई चीज खेल रहे हैं तो हम इस पर नहीं खेल रहे कि हमने तुम्हें मुकम्मल शिकस्त दे देनी है। वज़ीर आज़म का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हम चाहते तो इनके 10 से भी ज्यादा तैयारे गिरा सकते थे। मतलब ये कि हमारे रेंज में थे, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर तुम हमलावर हो गए तो हम तुम्हारा सारा का सारा स्क्वाड ही गिरा देंगे। मतलब ये कि आप देखें कि इस वक्त हमारे बेहतरीन स्नूकर प्लेयर बाबर मसीह ने उनको बैंकॉक में जाके सबक सिखाया, सही। उनके पंकज अडवाणी को वहां हराया और इन्हीं दिनों में हराया। देखें बात यह है कि वो स्पोर्ट्स में डेविस जितने कप हमारे- में भी अब पाकिस्तान के जो जी। है ना वो टेनिस मिकाइल में। बेग के खिलाफ उन्होंने एक जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा। वो उनका मकसद क्या है, वो पाकिस्तान के किसी भी नौजवान को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता देखना पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ क्रिकेट जीत गई, सबसे पहले पाकिस्तान जीत गया, बांग्लादेश आ गया। अब आए हमारे जो आपस के कंपैरिजन है। देखें तजर्बे हमेशा होने चाहिए, और ये सीरीज़ ऐसी है कि ये तजर्बे करके हमें ये पता चल जाएगा कि इनमें से बेहतरीन स्टफ कौन है, हार जीत से हट के। ठीक है कि ये उमैर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि शायद हम 100 भी ना कर पाते, लेकिन खिलाड़ी का डे होता है। ये साइम अयूब, फ़खर जमान, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो एक दिन में भी एकदम से मैच का पूरा पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। T20 प्लेयर्स हैं, पावर हिटर्स हैं, नो डाउट, लेकिन उनके भी बॉलर्स हैं। वो कोई आगे से गली मोहल्ले की टीम तो नहीं खड़ी। उनके बॉलर्स को फेस करते हुए इनको जाहिर है ये परेशानी होगी कि अगर कहीं हम किसी जूनियर बॉलर से आउट हो गए तो हमारी क्या बनेगा, और इसी चक्कर में वो आउट हुए। ये इनकी साइकोलॉजिकल जो है ट्रीटमेंट, वो बड़ी सख्त ज़रूरत है, जो कि साथ साथ होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आगा साहब से कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि माइक बेसन ने आके उनकी जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, वो दूर की हैं, लेकिन इनकी साइकी थेरेपी लाजमी साथ साथ होनी चाहिए,
ताकि इनको ये पता हो कि मैच का प्रेशर कैसे कबूल करना है। हम अक्सर देखिए मैच इतना लूज अरसा हो कर गया देते इनको हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, इंटरनेशनल लीग्स खेलते हुए, अभी भी ये जो है ना नफसियाती तौर पर नफसियाती तौर पर मैंने आपसे अर्ज की ना कि अगर फर्ज करें एक बड़ा अच्छा मोहल्ले का प्लेयर है और एक साथ वाला गली का बच्चा भी उठ के आएगा तो एक थोड़ा सा प्रेशर आता है। यही गली के कि- बच्चे आपको टेस्ट सीरीज हरा के गए और ना। यही हरा के गए हैं और इसी बुनियाद पर हरा के गए। ये भी मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि इनके साथ साथ इनकी ग्रूमिंग करें। इनके बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, अगर ये फॉल्ट्स दूर हो गए, मैं आपको चैलेंज देके कह रहा हूँ कि यही टीम आपको T20 वर्ल्ड कप जिता के दिखा सकती है, चाहे उसमें कोई बाबर आजम ना आए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पहली बात तो ये। लेकिन इस पूरी सीरीज की अगर आप PSL के साथ कंपैरिजन करें तो शाहीन अफरीदी कहीं से भी कोई टॉप स्टार बॉलर से कम नहीं आया। उसने परफॉर्मेंस से साबित किया है कि उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। देखें इस वक्त उसने तीसरी दफा लाहौर को विन कराया। अब उसके क्रेडिट में चाहे आप कहें ना कहें, लेकिन 3 जो PSL चैंपियंस ट्रॉफी 4 फाइनल खेले हैं उसकी कप्तानी में। उसकी कप्तानी में 4 खेल के 3 जीते हैं और तीन जीते। तीनों एक कप्तान ने, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 3 जीते हैं, मगर उनके कप्तान मुख्तलिफ हैं। हर बार उसका पहला अगर था तो मिसबा था, दूसरा था तो JPD डोमिनी था और आखिरी था शदाब खान। मेरा अर्ज करने का मतलब है कि उनकी कप्तानी का तसलसल इधर से कप्तानी का, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट मौजूद है। उस टैलेंट को शायद उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाता। जैसे लाहौर में वो नए प्लेयर को ग्रूम करते हैं। लाहौर कलंदर की जो सबसे अच्छी बात है वो सिर्फ एक ये है कि वो नए प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, जीत पर फोकस नहीं करते। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले PTV 6 तो प्रोग्राम जीते ही बहुत नहीं। शानदार है जिसमें हमें नईम भी मिला है। हाँ जी, नईम खान, मैं समझता हूँ कि वो एक पर्ल आपके पास आ गया। अब नए पावर हिटर्स, अब फखर जमान, अब देखेंगे उसकी कैरियर का अब तकरीबन खत्म होने वाला है। मैं ये चाहूंगा कि अगर हम पाकिस्तान बांग्लादेश सिर्फ है, क्योंकि PSL अभी हमने इस पे बात करनी है तो उसके बाद फिर आप जो है ना इस पे आएंगे, ठीक है ना। अच्छा आगा साहब, बात चल रही है कि ओपनर नाकाम हुए और मिडिल ऑर्डर हमारी कभी भी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देती जो कि T20 में हो गई। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि सलमान अली आगा ने मैच ख़त्म होने के बाद कहा कि हमें ना तो 90 रन चाहिए, ना हमें 100 रन चाहिए, हमें सिर्फ वो रन चाहिए जो टीम की जीत के ऊपर असर हो सके। मैं अगर स्टैट देख रहा हूँ तो सलमान अली आगा ने 34 गेंदों पर 56 रन बनाए, हसन नवाज़ ने 22 गेंदों पर 44 रन बनाए, हारिस ने 18 गेंदों पर 31 रन बनाए और सबसे बड़ी बात शदाब खान ने 25 गेंदों पर 48 रन बनाए। ये वो रन्स थे जो मुझे कल एक इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ का मैच भी मुझे आ रहा है, कोई सेंचुरी नहीं है लेकिन 400 रन बन गए। यानी कि हमें ऐसे बैट्समैन चाहिए जो विकेट पे तो ठहरे लेकिन कम गेंदों के ऊपर बड़े रन्स बनाए। देखिए इस वक्त जो जदीद क्रिकेट है, हमारे इस प्रोग्राम में कई दफ़ा बात हो चुकी है, मैं भी कह चुका हूँ, दोस्त और भी जो आते हैं वो कह चुके हैं कि क्रिकेट जो T20 की है ना वो जदीद तरीके से आपको खेलना पड़ेगी। जदीद तरीका क्या है? वो यही है कि आपने स्ट्राइक रेट मैक्सिमम लेके जाना है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप 6 बॉल खेलते हैं और 24 रन्स करते हैं, देखें T20 में 100 है ना, ऊपर जो स्ट्राइक नहीं ओपनर होता है या 1 डाउन होता है उसके पास चांस होता है 100 करने का। नीचे जो होता है ना उसके आप ये स्ट्राइक रेट आप देखें कि अगर वो 24, 40, 45, 50 करता है, ये उसका 100 के बराबर होता है, क्योंकि मिनिमम ओवर होते हैं, प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वहाँ आपको स्ट्राइक रेट ज़्यादा चाहिए होता है। माइक जो आए हैं इन्होंने भी आते ही ये कहा है कि जी पाकिस्तान को अब जदीद क्रिकेट की तरफ लेके जाना है। उसमें यही है कि जी जदीद क्रिकेट क्या है कि जी आप कम बॉलें खेलनी है, स्ट्राइक ज़्यादा करना है। अच्छा, कम बॉलों में भी ये है कि आपने चूज़ करना है बॉल, ये नहीं कि जी जो बॉल आई है बस उसको मैंने चौका मारना है या छक्का मारना है। माइक बेसन ये कर रहे हैं कि जी अगर आपको एक बॉल आपने डॉट खेली है तो अगली बॉल को उस अच्छी है तो उसको आपने सिंगल पे या डबल में या उसे गैप में खेल के भी उसको स्ट्राइक रेट आपने कवर करना है पिछली बॉल का। ये नहीं है कि जी उस पर आउट हो जाना, रन बॉल जो है ना वो नहीं आउट हो जाना है। ये इस वजह से आप ये देखें कि जी हमारा जो 4 बैट्समैन हैं उन्होंने लगातार रन्स किए, जिसमें ये सलमान अली आगा, हारिस, शादाब खान और वो हसन नवाज़ शामिल हैं कि जी इन्होंने मिडल ऑर्डर में, अभी खुशदिल शाह की बैटिंग नहीं आई, खुशदिल शाह भी अच्छा। फिर आप ये देखें कि जी वो डुअल काम ले रहे हैं
जब ये टीम सेलेक्ट हुई थी, ये अनाउंस हुई है 11 साइड पाकिस्तान की प्लेइंग, इसमें सिर्फ एक स्पिनर था जो स्पेशलिस्ट स्पिनर था, इब्रार। सब यही कह रहे थे कि जी एक स्पिनर के साथ पाकिस्तान जा रहा है, जबकि बांग्लादेश क्योंकि एशियन टीम है, वो स्पिनर को अच्छा खेलती है, ये करती है। तो आप ये देखें कि जी शादाब ने भी 2 आउट किए हैं, ठीक है। ये जो है इब्रार, ये आउट ही नहीं कर सका, 38 रन्स दिए इसने। अब आप जदीद क्रिकेट पे यही है कि लकीर का फकीर नहीं बनना। शॉर्ट कर लें इसको ताकि हम अगले टॉपिक पे दें। उमर, इससे पहले कि मैं पीएसएल पे था, लेकिन मुख्तसर आपसे लूँगा। साहबजादा फरहान पीएसएल में 449 रन बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के स्क्वाड में तो हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं थे। देखिए उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस पीएसएल में की है, 449 पहली रन दफ़ा नहीं की उन्होंने पहले भी सीजन्स में की हैं और डोमेस्टिक में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। लेकिन उनका बैड लक ये है कि जब भी उनको इंटरनेशनल में चांस मिला तो वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब वो क्या प्रेशर ले जाते हैं, क्या इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स को फेस नहीं कर पाते सही से, या इंटरनेशनल जो प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है कि मुझे परफॉर्म ना किया तो मुझे टीम से डाल दिया जाएगा, या अगले मैच में चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, शायद मे भी यही प्रेशर उनके ऊपर। अब ये जो टीम में दोबारा सेलेक्ट हुए हैं, बेशक वो बेंच पे बैठे हैं, दूसरे में या तीसरे T20 में उनको चांस मिलेगा क्योंकि अच्छे परफॉर्म करके आए हैं, फॉर्म में भी हैं। हमारे पास एक ही विकेट कीपर है, हारिस। अगर हारिस ने वन डाउन पोजीशन पे आके देखें, अब अगर रन्स किए तो फिर आप कैसे उनको चांस देंगे, या किसकी जगह पे चांस देंगे? देखें फ़खर और जो साइम है, ये भी दोनों अगर परफॉर्म आगे दोनों T20 में नहीं करते तो साहबजादा फरहान ने भी एज अ ओपनर आना है, एज ए ओपनर, एज अ ओपनर वो खेल सकते हैं, यानी कि उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है। साहबजादा फरहान को भी ये अपने माइंड में रखना होगा और कोच को भी उनको ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि जाओ अपनी गेम खेलो, इस सीरीज में परफॉर्म नहीं करते तो हमें आपका ट्रैक रिकॉर्ड पता है। शाह जी, मैं हसन की तरफ आऊँगा। हसन अली जो है ना अपनी मेन क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इंग्लैंड के काउंटी खेली, डोमेस्टिक में आए, शानदार परफॉर्मेंस की, पीएसएल में आए और उसके बाद उन्होंने बड़ी शानदार जो है ना परफॉर्मेंस दी। अब कम बैक किया उन्होंने, 4 ओवर में 5 विकेटें लेना कमाल होता है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सर। T20 तो पहले तो खैर जो तस्वुर है T20 में वो तो है कि बॉलरों के लिए कब्रिस्तान होता है, बिल्कुल कि बॉलरों का तो उन्होंने भुरकस निकालना है, बैट्समैन को सारा कुछ ही एज है, पावर प्ले है, सब कुछ है। और स्पेसिफिकली इसमें जब एक फास्ट बॉलर जब आता है तो उसको ज्यादा मार पड़ने का इसलिए कि एज भी लग जाए वो जाता चौका ही है, बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि उसको बनाए ना बनाए अगर तो फील्डिंग की सेटिंग भी ऐसी है, पावर प्ले में इस तरह होती है कि वो एज भी लगता है तो वो तो 100। और फिर जिस तरह की अब ये क्रिकेट अब आ गई है उसमें वो नए वो फ्लिप और पता नहीं क्या क्या करते हैं, बॉलर को पता ही नहीं होता कि इस बैट्समैन ने अगली हरकत क्या करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौके पर अगर कोई बॉलर परफॉर्म कर जाता है तो इट मीन्स कि उस बॉलर में कुछ दम है, इट मीन्स कि वो बॉल अपनी अब वो उस लाइन एंड लेंथ पे ले आया है कि अब वो बैट्समैन को T20 में भी वक्त डाल रहा है। देखिए हम कुछ भी कह लें, लेकिन जब T20 फॉर्मेट आएगा तो वहाँ जहाँ हम बैट्समैन के लिए ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि आपने अगर एक डॉट बॉल खेल ली है तो अगले को स्ट्राइक रेट को बराबर करना है, तो यही परफॉर्मेंस हम बॉलर से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप यानी कि हसन अली की जो वापसी है आप समझ बड़ी शानदार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी है। मैं समझता हूं कि उसने साबित किया है कि अगर देखें बात ये कि अगर वो बॉल अच्छी नहीं करेगा तो वो फिर बाहर हो जाएगा, बात ये नहीं है कि 4 ओवर्स के अंदर उसने कल परफॉर्म साबित कर दिया कि मुझे अगला मैच कम से कम मेरा ड्यू बनता है, मुझे बाहर नहीं बनता, बल्कि पूरी सीरीज बनती। हसन अली दूसरे बॉलर भी बन गया उमर गुल के बाद, उमर गुल तीनों फॉर्मेट में 5 विकेटें लेने वाले। आगा साहब, पीएसएल लाहौर कलंदर तीसरी बार टाइटल, जैसे बात चल रही थी शाहीन अफरीदी की कप्तानी की, मैंने अक्सर में ये हमने पढ़ा, हमने सुना, हम बल्कि बात भी करते हैं, शाहीन अफरीदी जिसको हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमें उनकी वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती, लेकिन पीएसएल में उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके आखिरी जो 4 मैचेस हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, उनकी बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और 4 दफ़ा उन्होंने अपनी टीम को फाइनल पहुंचाया और 3 बार उन्होंने वो टाइटल अपने नाम किया। क्या ये लाहौर कलंदर की एक लक थी कि एक बात हम ये कर रहे थे कि अगर पेशावर ज़ल्मी ने इनको हरा दिया तो ये बाहर हो जाएंगे, यानी कि उनका प्ले ऑफ के लिए भी चांस नहीं बन रहा था, लेकिन वो टाइटल जीते, 4 मैचेस उनके लिए जो है ना वो डू एंड डाई वाले थे। लक था या शाहीन अफरीदी की कप्तानी? अच्छा, मैं पहले तो ये कहूँगा कि जी कोयटा की बैड लक रही
इनकी लग रही है पूरा लाहौर कलंदर की लग रही है पूरा उनकी बैट, पूरा हाँ। मैच आप ये देखें कि उन्होंने ग्रिप किया बिल्कुल हुआ था, ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। लास्ट ओवर तक नहीं पता चल रहा था कि जी ये उनके हाथ से मैच निकल जाएगा। सिकंदर रजा आउटस्टैंडिंग खेल गया और वो परेरा जो है श्रीलंका कौशल वाला, परेरा जो फाइनल के जो है ना प्लेयर ऑफ द फाइनल भी थे जी वो आउटस्टैंडिंग खेल गए। लेकिन कोयटा ने अच्छी क्रिकेट खेली और अपने आप को ये देखेंगे आमिर से फाइनल तक तो ले थी गया। कि इतना स्कोर हो जाएगा। आमिर देखे बड़ा है, बड़े बॉलर से भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, फाइनल था, फिर प्रेशर भी थोड़ा सा बिल्ड हो जाता है इस ऐसे मौके पर कि जी जहां आप पर मैच आ जाएगी जी, अगर आपने मैच जितवा दिया। लेकिन अगर 201 रन से कोई बहुत अच्छा स्कोर कम था, स्कोर नहीं फाइनल था। फाइनल में देखें डिफेंड करने के लिए दूसरी टीम अंडर प्रेशर 24 हो गेंदों जाती है। पर मेरा ख्याल में 72 स्कोर चाहिए था। इसमें जो फर्क आया है ना, तो उसमें फखर जमान का आप ये देखें कि जी उसने जो 40 रन की इनिंग्स खेली है वो बड़ी फास्ट खेली है, जो कि उन्होंने मैच के बाद जो कप्तान थे कोयटा के, उन्होंने भी यही कहा, ये क्या कहते हैं सऊद शकील ने, कि जी फ़खर की जो इनिंग्स है उससे फ़र्क पड़ा। अच्छा फिर आप देखें कि जी इनकी डेडिकेशन देखें लाहौर कलंदर की, कि उधर बर्मिंघम में सिकंदर रजा की जो कमिटमेंट थी, 10 मिनट पहले मैच से पहले उन्हें उसे बुला लिया है और आप उसकी लक देखेंगे वो परफॉर्म किया उसने। रोसो जैसा उसने बैट्समैन आउट करके आधा मैच तो लाहौर कलंदर को वहीं जितवा दिया था। अब आप कह रहे हैं शाहीन आफरीदी की कप्तानी, शाहीन आफरीदी की कप्तानी का आप ये देखें कि जी ये पीएसएल में जो है ना, मैं नहीं समझता कि शाहीन आफरीदी की कोई ऐसी आउट ऑफ वे जाके कोई ऐसा डिसीजन कि जिसकी वजह से वो लाहौर कलंदर के फेवर में गया हो। ये है कि जी लाहौर कलंदर के प्लेयर्स ने परफॉर्म अच्छा कर दिया, फिर उसके साथ उन्होंने अपनी उनकी जो बॉलिंग थी, अच्छा दूसरा उनका शहजाद जो बॉलर है उसने भी उनका भरपूर साथ दिया है इसमें नॉकआउट मैचेस में। जब ये लाहौर कलंदर के पीएसएल में बाहर होने की जब सिचुएशन आई, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इनके लड़कों ने। और लाहौर कलंदर का ये है कि जी ये सारा साल अपना एक्टिव रखते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी कराते रहते हैं। इनका डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके हवाले से है। फिर इन्होंने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना रखा है। ये है कि जी अब तीसरी दफ़ा लाहौर कलंदर जीत गया, लेकिन मैं जो ये मुझे जो वो अपने एक हिस्सा कि ये टाइटल है ना कोयटा के बस समझ लें कि जी कोयटा के उसमें जाते जाते ना वापस उससे छीन लिया गया। उमर सिकंदर रजा के कमिटमेंट पे ऊपर मैं आपसे आऊँगा। इससे पहले मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि जो पीएसएल के जो अवार्ड्स थे वो किन किन को गए, कि कौशल परेरा जो लाहौर कलंदर से थे फाइनल के प्लेयर ऑफ द जो है ना वो खिलाड़ी थे, और उसके अलावा कोयटा के हसन नवाज बैटर ऑफ द टूर्नामेंट थे और उनको गाड़ी भी मिली। और बेहतरीन बॉलर जो थे वो शाहीन अफरीदी थी, बेहतरीन ऑलराउंडर सिकंदर रजा थे, बेहतरीन एमर्जिंग प्लेयर नईम थे, मोहम्मद नईम, और उसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हसन नवाज थे। ये तो थे अवार्ड। सिकंदर रजा की कमिटमेंट कि इसका इंग्लैंड को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने जिम्बाब्वे को मैच हरा दिया बड़ी जल्दी, और उसके बाद फिर एक कॉल जाती है शाहीन की और समन राना की कि भाई आ जाओ, फ़्लाइट जो है ना हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने भी जर्सी उतारी, जो है ना नटिंगम से बर्मिंघम गए, वहाँ से फिर दुबई से अबू धाबी से लाहौर, और 6:50 पर लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे, 6:54 पर लाहौर एयरपोर्ट से बाहर हैं, और अभी कौमी तराना चल रहा था और वो ग्राउंड में पहुँचे और उनके ये अल्फाज थे, आपने मुझे पैदल ही चलवा दिया। सिकंदर रजा के कमिटमेंट पे क्या भाई गए। यहाँ पे मैं एक और बात करूँगा कि अमाद वसीम ने एक प्रोग्राम में बैठ के ये बात भी की है कि ये पैसा है जिसकी वजह से ये सब कुछ है। अब इस पर क्या कहेंगे? देखें, कमिटमेंट जो सिकंदर रजा ने शो करवाई है पीएसएल के हवाले से, देखें वो बंदे को सैल्यूट है। उसने जितना हमें पीएसएल को उसने वैल्यू दी, वो उसने अपनी जो नेशनल ड्यूटी है उसको भी ख़राब नहीं किया। जैसे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की हम बात कर लें, वो नेशनल ड्यूटी पे भी लीग्स को प्रेफर कर देते हैं, लेकिन सिकंदर रजा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कमिटमेंट्स का बंदा पक्का है। वो अपनी नेशनल ड्यूटी करने गया पीएसएल को छोड़कर, क्योंकि नेशनल ड्यूटी आ गई वो फर्स्ट होती है, वो उस पर नहीं हम कह सकते। वो गया, उसने अपना टेस्ट मैच खेला
वो लक थी, वो मैच जल्दी ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे नेशनल ड्यूटी कोई नहीं थी, तो उनको कॉल गई, उन्होंने कहा जी ठीक है जी मैं आता हूँ आपके पास, और सारी अरेंजमेंट इकोनॉमी की बिल्कुल यही कमिटमेंट है ना कि मुझे बिजनेस क्लास नहीं मिली तो क्या बात है कि आप इकोनॉमी में, उन्होंने सफ़र कर लिया। वो आए यहाँ 10 मिनट पहले पहुँचे, उन्होंने खेला मैच, परफॉर्म किया, लाहौर को जितवा के दिया। एंड में जो उन्होंने शॉट्स खेली हैं, विनिंग शॉट भी उनकी थी, और जिस तरीके से फिर उन्होंने सेलिब्रेट किया वो नज़र आ रही थी उनकी कमिटमेंट पीएसएल से। और बेसिकली है तो वो पाकिस्तानी, तो वो एक जज्बा जो निकल रहा था उनका वो नज़र आ रहा था। इमाद वसीम की जो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, इमाद वसीम को अब सोचना चाहिए था कि वो बोल क्या रहे हैं, और वो एक टीवी पे बैठ के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई पैसा सब कुछ करवा देता है। तो पैसे ने आपसे क्यों नहीं कुछ करवाया? आपने कंट्री के लिए क्या किया? पैसे ने आपको जो लीग्स खेल खेल के, आप नेशनल ड्यूटी छोड़ के लीग्स को प्रेफर करके पैसे नहीं करवाया ना आपको। लेकिन ये बात ये होती है कौन पॉजिटिव वे में लेता है, कौन नेगेटिव में लेता है। आपने पैसे पे नेशनल ड्यूटी को छोड़ दिया, जेलसी है। आपने नेशनल ड्यूटी छोड़ी, पैसे के पीछे आपने लीग्स को प्रेफर किया, टीम को नहीं किया। फिर आप टीवी पे बैठ के इतनी क्रिटिसिज्म करते रह गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर। फिर आपको चांस दिया T20 वर्ल्ड कप में, आपको सिलेक्ट करके भेजा। आपने इंडिया वाले मैच के अंदर क्या किया? आपको अपनी वो इनिंग याद होनी चाहिए ये स्टेटमेंट देने से पहले कि आपको भी वो मैच खेलने का पैसा ही मिल रहा था, आपको मुफ्त में नहीं भेजा था पाकिस्तान ने, पीसीबी ने, वो मैच खेलने के लिए। तो आप भी उस पैसे की लाज रख के परफॉर्म कर लेते तो पाकिस्तान वो मैच जीत जाता, जो पाकिस्तान का जीता हुआ मैच था। फिर आप टीवी पे बैठ के इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इमाद वसीम को वैसे शर्म आनी चाहिए। शर्म। अच्छा शाहजी, फिर आपकी तरफ पॉलिटिकली बॉल मैं जो है ना आपको डिलीवर कर रहा हूँ। पीएसएल में हमें कौमी यकजहती का जो है ना मुजाहरा देखने को मिला। हमारे आर्मी चीफ भी पहुँचे, उसके अलावा हमारे सदर ममलिकत जो फाइनल था उसमें थे। बहरिया को बड़ा खराज तहसीन पेश किया गया, हमारे एडमिरल भी पहुँचे हुए थे। क्या मैसेज किया है? सबसे पहले तो एक तो मैं थोड़ा सा पुरानी जो बात है उसको मैं कंटिन्यू बिल्कुल कि इमाद वसीम साहब ने गलती से जो बयान दिया उस पर उन्हें पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उससे सिर्फ वो हीरो है, रजा का दिल नहीं दुखा, हाँ। उससे हर पाकिस्तानी का दिल दुखा है। उसकी वजह यह है कि सिकंदर रजा को कोई इस बात के पैसे नहीं दे रहा था कि तुम इतने इतने जहाज बदल के आओ, ये उसकी कमिटमेंट लेके आ रही थी। सियालकोटी नौजवान है, उसके अंदर एक नौजवान का खून आज भी वैसे ही दहकता है, पाकिस्तान के लिए धड़कता है। PSL पाकिस्तान सुपर लीग है, ये कोई और नहीं है। वो कोई IPL खेलने के लिए नहीं मरा जा रहा था, उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं। IPL जब मर्जी खेल लें। डेविड वार्नर जाता हुआ वापस आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेन ले लिया, क्या वो पैसे के लिए आया? भाई पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तान इज अ सेफ प्लेस टू प्ले क्रिकेट। असल मैसेज ये है। मैं इन सब को जो श्रीलंकन प्लेयर्स हैं इनको भी सलूट पेश करना चाहिए कि सबसे पहले श्रीलंका ही थी जिसको दहशतगर्दी का इसी हमसाया मुल्क ने निशाना बनाया था, क्योंकि इस हमसाया मुल्क ने हमेशा अपने बॉर्डर्स के साथ रहने वाले हर बंदे को तंग किया है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो। वो किसी मुल्क को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो मालदीव हो, यानी कि जजायर भी मिलते होंगे, वो उस पर भी चढ़ दौड़ेगा। तो भाई आज अगर श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनके प्लेयर्स पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं, आपको तो खड़े होकर पहले उन्हें सलूट करना चाहिए। और अगर आपके इस मुंह से गलती से कोई फिक्रा निकल भी गया, कोई बात नहीं है, इंसान है, उससे गलती हो जाती है। उसका अजाला ये है कि आप कौम से कह सकते हैं कि वो मेरे से मिस्टेक हो गई, लेकिन मैं उनको सलूट पेश करता हूँ और उसके बाद बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन गलती करने के बाद उससे बड़ी गलती ये होती है कि उस पर पक्का होकर खड़े हो जाना। तो शेम ऑन इमाद वसीम और उनकी स्टेटमेंट पर, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल दुखाए हैं। अब आए दूसरी तरफ, असल में ये माहौल बड़ा जंगी था। बिल्कुल उनकी हमसाया मुल्क की, मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ कि टाइमिंग बड़ी अहम थी। वो कभी भी PSL को फलता फूलता देख ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उनकी लीग के मुकाबले में कोई अच्छी लीग है, अगर कोई उनको तगड़ा टाइम, टफ टाइम दे रही है, अगर उनके प्लेयर्स के मुकाबले में प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग है। उनको पता है कि ये वो अर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है, ये वो ग्रैब कर लेगा सारी कंपनीज और सारे वो शोज जो हमारे पास आ रहे हैं। IPL अपने आप को जिस तरह से इंडिया अपने आप को क्रिकेट का थानेदार बनाने की कोशिश करता है, तो वो लीग में भी अपने आप को थानेदार बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है खुद को। और जब उसने पाकिस्तानी प्लेयर्स पर, क्रिकेट और म्यूजिक इंडस्ट्री, इस पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, दरवाजे खुले रखे।
पाकिस्तानियों ने हमेशा अपने बड़े दिल का सबूत दिया है। वहां पर जब पाकिस्तानी प्लेयर्स के दरवाजे बंद किए तो पीएसएल स्टार्ट हुआ, पीएसएल स्टार्ट हुआ, उनके दिल बंद हो गए। आज मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तानियों ने फिर भी बड़ापन का मुजाहरा किया। जब उधर वर्ल्ड कप था तो उधर जाके खेला, बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि हम भी इनकार कर सकते थे। अब जाके हमने स्टैंड लिया कि जब उन्होंने स्टैंड ये पक्का कर दिया तो अब हमारा स्टैंड है कि ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं खेलेंगे तो हम भी वहां नहीं खेलेंगे। मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान ने इस मौके पर जो सबूत दिया है पीएसएल का कामयाब इनकाद करा के, उसके बाद अपनी जो अफवाज हैं उनको सलूट क्यों पेश किया कि उनकी वजह से ही ये क्रिकेट मैच हो रहा है। नहीं तो उन्होंने तो आपके पूरे इलाकों पर बमबारी और मिसाइल बारी करके निहत्ते मासूम शहरी शहीद करके ये साबित कर दिया था कि अगला काम वो इजराइलीज की तरह, जिस तरह गजा पे बमबारी हुई है अस्पतालों पर, स्कूलों पर, वो अगली बमबारी आपके स्टेडियम्स अस्पतालों में करेंगे। ऐसे ही है, आज अगर वो स्टेडियम्स पाकिस्तान बचे हैं तो उन्हीं पाक अफवाज के सदके बचे हैं, उनकी कुर्बानियों के सदके बचे हैं, उनके उन जवानों की शहादतें और पाक फिजाइया और नेवी की, वो उनकी वजह से। मेरा कहना यह है कि सलूट उनको पेश करना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आगा साहब, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो है ना इलेक्शन हुए हैं और मोहसिन गिलानी जो है ना वो 17वें सदर मुंतखब हुए हैं। बड़े अरसे के बाद कोई नौ मुंतखब बॉडी आई है। पहले उससे पहले जो है ना जो अडॉक था या जो भी उनके सरबराह थे, हमें बहुत सारे मसाइल का सामना पड़ा। फीफा से बार बार हमें मुअत्तली भी हमें हुई, लेकिन अब एक इलेक्टेड जो है ना, मैं कहूँ सिलेक्टेड जो है ना वो एक बॉडी आई है। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान की अब फुटबॉल की एक नई उम्मीद और नई सुबह आ गई है? नहीं, देखें, इसमें इतनी जल्दी तो हम ये नहीं कह सकते कि मोहसिन गिलानी साहब कोई जादू की छड़ी करेंगे। अब आप इसका ना देखें, हर पाकिस्तान में जो गेम है ना उसके एरर्स देखें आप कि कहाँ कहाँ है। अब फुटबॉल जो है हमारे पाकिस्तान AFC का भी जो है ना वो शेड्यूल आ चुका है, वो ग्रुपिंग अंडर 23 का है। तो इसमें आप ये देखें कि मोहसिन गिलानी साहब को सबसे पहले वर्क करना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पर फुटबॉल हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो जिसे कहते हैं ना कि जी गैप फिलिंग करनी चाहिए, वो आप ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक जानी चाहिए। ये जो गैप है ना ये फिल नहीं हो पा रहा। आपके 10-15 साल से हम इसी चीज़ को कवर करते आ रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे आपके फुटबॉल क्लब नहीं है, जिसकी वजह से आपको यंग टैलेंट नहीं मिल रहा। सही। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि जी आप ग्रास रूट लेवल तक आप जो डिस्ट्रिक्ट है उसके इलेक्शन जो जिस तरह होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। इसी तरह फिर पंजाब में एसोसिएशन के वो नहीं हो पा रहे, फिर फेडरेशन। यही फीफा का एतराज़ भी है कि जी आप अपनी जो इलेक्टेड बॉडी है ना उसका मेकनिज़म जो है, जो फीफा के उसकी है रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप नहीं कर रहे। अच्छा, फुटबॉल हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसको इस वक्त मोहसिन गिलानी साहब को एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फुटबॉल एकेडमीज़ की, कि जहाँ पर वो अपने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 इस लेवल के जो कोचेज़ हैं उन एकेडमियों में भेजें और नया जो ब्लड है जो फुटबॉल खेलना चाहता है, जो अपने पाँव से पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, तो उनको मौका दिया जाए, उनकी ट्रेनिंग। अच्छा, फुटबॉल ये गेम आप देख लें कि ये इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा ममालिक में 196 में ये खेला जाता है फुटबॉल। अच्छा, इसकी सबसे बेसिक जो ट्रेनिंग है ना वो आपके 6 से 8 साल के बच्चे से शुरू हो जाती है। जब आप इस लेवल पे लेके आएंगे फुटबॉल को, आपकी फुटबॉल भी मजबूत होगी, आपकी फेडरेशन भी मजबूत होगी और आपके नताइज भी ऐसे आएंगे कि जो अवाम इस गेम की तरफ रुझान उसका बढ़ेगा। देखें, अब है कमर्शियल दौर, जब तक आप चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसमें रिजल्ट नहीं लेके आएंगे, शायकीन या स्पॉन्सर नहीं आएंगे। अब इसको अट्रैक्शन बनाने के लिए उन्हें इक़दामात करने चाहिए, एकेडमीज़ बनानी चाहिए, उसमें देखें कि जी जो स्पॉन्सर है उन्हें लेके आना चाहिए कि जी देखें ये एकेडमी लगी हुई है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, उससे ये है कि जी आपको स्पॉन्सर भी मिलेगा, नया टैलेंट भी मिलेगा। अच्छा,
फिर ये है कि जी आपका एक उसमें एक वो बन जाएगा, प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि जी आपको इवेंट कराने भी पड़ेंगे और उसमें से इवेंट में से आपका टैलेंट भी निकलेगा, स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। एक जिसे कि आपकी एक कॉज है ना कि फुटबॉल आपका जो रिवाइव करे, उसके लिए मोहसिन गिलानी साहब को लास्ट, अच्छा मैं मुल्तान से आपके साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर आबिद हुसैन एग्जीक्यूटिव वो मेंबर भी बने हैं, लाजमी वो देखे, वो भी फुटबॉल से खुद भी वो, ठीक है। आपका मौका हो गया। अच्छा उमैर, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप किया, वो फाइनल में पहुंच गया। और दूसरे नंबर में भी जो फाइनल में 3 लोग पहुंचे हैं, एक भारतीय जो उनका नाम है यश पहुंचे हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान के एक और सलमान वो पहुंचे हैं। लेकिन इनकी जो थ्रो थी, जो पहले ही अटैम्प्ट में उनकी 86.34 थी, कल है फाइनल, अरशद नदीम को एजाज़ भी मिल चुका है बेहतरीन एशियन एथलेटिक्स का, क्या कहेंगे? देखिए, अरशद नदीम हमारा फ़ख्र हैं और हमें एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवा चुके हैं, और अब उनका फ़ाइनल में क्वालिफाई करना, हम पूरी उम्मीद हैं कि फ़ाइनल अरशद नदीम के नाम रहेगा। लेकिन साथ में जो यासिर सुल्तान, उन्होंने भी क्वालिफाई किया है, 76.07 की उनकी भी थ्रो है। अरशद नदीम की थ्रो काफ़ी ज़्यादा है, 86.34 है। तो अब ये देखें, अरशद नदीम के साथ यासिर सुल्तान को भी बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। यासिर सुल्तान अभी उनको देख के और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि हमें सिर्फ एक अरशद नदीम पे स्टक होकर नहीं रह जाना, हमें अपने और प्लेयर्स भी डेवलप करने हैं। यासिर सुल्तान पे भी अगर हम उतनी ही मेहनत करें तो यासिर सुल्तान भी आगे जाके हमें ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और मेडल भी जितवा सकते हैं। और ना सिर्फ ओलंपिक्स में बल्कि जो एशियन गेम्स होती हैं और दीगर जो गेम्स होती हैं, वहाँ पे भी जाके हमें अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। बात सिर्फ होती है फैसिलिटीज़ की, प्रॉपर ट्रेनिंग की, ये मिलनी चाहिए। और फिर अरशद नदीम को दिल से बेस्ट ऑफ लक की उम्मीद है कि कल फाइनल 1:10 है पाकिस्तानी टाइम में, यानी कि आप मुतमईन है कि अरशद नदीम ये मेडल लेके आएंगे? हम मुतमईन है इंशाल्लाह, एक मेडल अरशद नदीम का नाम और है। अच्छा नवी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जो टेनिस है हमारी, उसमें भी आजकल ना पाकिस्तान में ये जो गेम्स है ना, सिर्फ हमारा नाम सिर्फ दिफाई पोजीशन पे नहीं है, खेलों के मैदानों से भी हमें बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो बेसबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, यानी कि कोई भी गेम है उसमें हमें अच्छी ही जो है ना वो खुशखबरियाँ जो है ना वो सुनने को मिल रही हैं। अंडर 12 टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, और उसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। देखें जी, एक तो बात यह है कि भारत को तो मुख्तलिफ मैदानों में शिकस्ती हो रही है, वो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी में ऐड कर लीजिएगा वो जो जूनियर डेविस कप में भारत ने जो प्रोपेगेंडा किया, हमारे 15 साल जो मिकाइल बेग हैं उनके खिलाफ जो जहरीला प्रोपेगेंडा किया है, हालांकि इसामुल हक और हमजा रुमान ने वजाहत दी है कि ये वाक़या बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई वाक़या। वो वाक़या क्या है कि जब वो मैच हारे तो वो आपस में खिलाड़ी जब ना मुसाफा करते हैं, तो उस दौरान उन्होंने कुछ शॉर्ट क्लिप कर ऐसा दिखा दिया कि जिससे वो जाहिर होता है कि पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं वो उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। हालांकि इसामुल हक ने ये वाजे किया कि अगर ऐसा होता तो टेनिस फेडरेशन उसके ऊपर जुर्माना करती है। जी, असल में ना मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा था कि एक तो पाकिस्तान से भारत को हर मैदान में चूँकि हज़मियत का सामना है, अब वो अपनी जो हज़मियत है वो छुपाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करता है ताकि अपने अवाम के सामने ये साबित कर सके कि वो ठीक है और पाकिस्तान गलत है। क्योंकि हर मैदान में उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी प्रोपेगेंडा किया वो उनके मुंह पर पड़ा। अब ये भी क्लिप एक बना के, जानबूझ के एक ऐसा क्लिप बना के उसको खुद वायरल कराया गया, जबकि उसका ऑफिशियल क्लिप से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ऑफिशियली वो रिलीज़ किया गया। और टेनिस फेडरेशन वो तो किसी को नहीं बख्शती, वो तो ना इंडिया की पाबंद है ना पाकिस्तान की, बिल्कुल ऐसी उनका तो कोई ऐसा स्टेक भी नहीं है कि यहाँ से कि उनको कोई क्रिकेट की तरह यहाँ से कोई अर्निंग होती हो। उसने अगर कोई ऐसा काम करना होता वो फौरी तौर पर उस पर फाइन करती। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्लेयर्स हमेशा से, मैंने आपको अभी भी मिसाल दी थी, मैं फिर दे रहा हूँ कि हमारे बॉक्सर ने जब उनको शिकस्त दे दी तो उसके बाद हमारा एटीट्यूड तो ये है कि हम तो उनको उनकी मट्टियाँ पेश करते हैं, हम तो अमन का पैगाम देते हैं, हम तो गले से लगाने वाले लोग हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हम जाकर उसके साथ ऐसी कोई मिसबिहेव वाली बात करेंगे? ऐसा नहीं है। ये एक उसका फेक प्रोपेगेंडा है। उनका ये काम है कि एआई का बीच में कुछ ना कुछ टच डालते हैं उनके। अब इस वक्त वो हैकर्स के साथ पाकिस्तान पर हमला आवर हैं, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ।
इंडिया की इस वक्त समझ में नहीं आ रहा, वो एक जख्मी सांप है। जो जख्मी सांप होता है उसके सामने जो भी आएगा, वो चाहे अपना है पराया, वो उसे डंग मारेगा। इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या, वो अपने ही अवाम को भी डंग मार रहा है। नंबर एक। नंबर दो बात ये कि आप देखें कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे वो आप टैलेंट क्रिकेट में देखें, हॉकी में देखें, और स्पेसिफिकली अगर आप फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो पहले तो मैं ये कहूँगा मोहसिन गिलानी साहब को बड़ी मुबारक हो। अब वो हम तवक्को करेंगे, देखें हम होप फॉर द बेस्ट हमेशा होना चाहिए कि अल्लाह करे कि हमारी फुटबॉल भी ठीक हो। हमारी स्ट्रीट चाइल्ड ने वर्ल्ड कप जीत रखा है, हमारी स्ट्रीट चाइल्ड रनर अप रह चुकी है। कमाल है ये। बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब है कि अगर वो बच्चा खेल सकता है तो बड़ा क्यों नहीं खेल सकता? बड़ा भी वही खेल बड़ा खेलेगा ना, वही बिल्कुल टैलेंट होगा। ऐसे ही है। सिर्फ लियारी से अगर हमारी इंटरनेशनल लेवल की एक टीम बन सकती है तो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान आबादी बहुत है। बात यह कि हमने उन पर्ल्स को, उन हीरो को तलाश नहीं किया। इन हीरो को अगर तलाशने पर काम आज शुरू हो जाए तो मैं आपसे बिल्कुल चैलेंज देके कह रहा हूं कि नेचुरल टैलेंट जैसे क्रिकेट का यहाँ मौजूद है, फुटबॉल का भी टैलेंट मौजूद है, बस फर्क ये है कि उनको उस तरह से बूस्ट नहीं किया गया। मैं आगा साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन टच दे दे, कुछ थोड़ा सा असल में डिपार्टमेंटल मसला उसको ये ना फरोग कि दे दे। हमारी जितनी भी स्पॉन्सरशिप है वो सारी की सारी क्रिकेट की तरफ है जी। बाकी जो दीगर गेम्स हैं वो ये- सारी अपनी जो है ना अपनी मदद आपके तहत या वो जो है ना गुजारा कर रही है। मैं ताहिर भाई यही कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट इस सतह पर अपना कुछ थोड़ा सा रोल प्ले करे। देखिए गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स हैं, उधर से वो प्रमोट करवाए। लेकिन फुटबॉल को तो फीफा खुद भी करता है ना। मैं फुटबॉल आगा करता साहब का है। एक जी जो है ना सर। मुकब इसमें ताहिर साहब मैं ये कहना चाहूँगा पीटीवी के थ्रू कि देखें पाकिस्तान में बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनियां हैं, पाकिस्तान के बैंक्स हैं, पाकिस्तान की बेशुमार दिगर टेक्सटाइल मिले हैं, शुगर मिले हैं, सारा कुछ है। इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री है। इसमें जो सबसे वैलिड पॉइंट है, अगर आपने स्पोर्ट्स को ज़मीन से यूं उठाना है ना, आपने सिर्फ एक हुकूमत सिर्फ एक काम कर ले कि जितना ये पाकिस्तान की हुकूमत जितनी इंडस्ट्री है इनसे जितना टैक्स लेती है ना, उसमें से 0.1 ये नहीं कि 1%, 0.1 टैक्स ये स्पोर्ट्स के लिए उन्हें कहे कि जी आप मुख्तस कर दें। आप ये देखें कि जी वो उस टैक्स के पैसे से आपकी ये नहीं कि आप क्रिकेट ही लेंगे, हॉकी की टीम बनेगी, फुटबॉल की टीम बनेगी, Grassroots level से आपको talent भी सामने आएगा। नहीं टेबल टेनिस की टीम, अच्छा वो सारा आपका ऑडिट होना चाहिए कि ये जो 0.1% की छूट दी है हुकूमत ने टैक्स में, ये वाकई स्पोर्ट्स की इन्होंने टीमें बनाई है। अच्छा उसमें आप ये देखेंगे लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, यहाँ पे सारी गेम्स आ सकती है। नहीं, मैं यहाँ पे अब एक जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप मैं अभी आप ही के उसमें मैं जो है ना मैं सवाल मैं आपको कर देता हूँ कि मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियन दोहा कतर में हो रही है और पाकिस्तान उसमें 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उन्होंने 4 मेडल जीत चुके हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में। देखें जी पाकिस्तान के जो फ़न पहलवानी है और ये पाकिस्तान की वेट लिफ्टिंग है, इसमें टैलेंट मौजूद है। ये नहीं कि ये पाकिस्तान पहली दफ़ा जीत रहा है। पाकिस्तान गए जो भी इवेंट होते हैं एशिया के होते हैं, अच्छा इवन के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। असल में आपने देखें बात वही आ जाती है कि जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी मुल्क की तरफ से, और वो भी अब आप ये देखें कि जी जब आपको मुल्क की सपोर्ट मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म होगा, ये 4 की बजाय 8 हो जाएंगे आपके गोल्ड मेडल। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा उसके बाद आपका एक निज़ाम बन जाएगा, आपकी नौजवान टैलेंट जो है उसकी नजरें उन गेम्स की तरफ आ जाएगी, स्पोर्ट्स की तरफ आ जब जाएगी। उसको अपना कैरियर जब नजर आएगा, जब उसको अपना कैरियर फ्यूचर नजर आएगा, देखिए तो मैं जाहिर आप बात है ना, मैं हमारा आपको फिर बहुत सारा टैलेंट इस देखिए- वजह से भी नहीं आता हाँ। मैदान में कि उनको वहां पे अपना फ्यूचर नजर नहीं आता। गवर्नमेंट में माजरत के साथ ये है कि जी हर कोई अपनी फेवर के लिए टैक्स को थोड़ा सा बचाता तो है। गवर्नमेंट उसको ओपन कर दे कि जी आप 0.1% आप स्पोर्ट्स के लिए मुख्तस कर दे, हम मैं साहब आपको आपकी वैसे ही तरफ छूट हम देते चलते हैं। मैं जो है ना टाइम शॉर्ट है। सादिया इकबाल हमारी नंबर 1 T20 की जो है ना वो बॉलर बन गई है। मोहसिन नकवी साहब ने बुलाया, शर्ट भी दी है। वुमेन्स में भी हमें बहुत अच्छी खबरें मिल रही है। देखें मुबारकबाद है उनको कि वो नंबर 1 बनी है। और
परफॉर्म करते रहें पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे ही। देखिए अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने उनको बुलाया, अब उनका मोराल और अप होगा। अब उनको देख के बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको भी ये होगा कि यार हमें भी परफॉर्म करना है, मुल्क के लिए परफॉर्म करना है। सिर्फ एक यही नहीं होता कि फेम नहीं होती, सारी चीज़ें अप्रिसिएशन भी होती है। कंट्री के लिए परफॉर्म करना, वो जो जज्बा होता है वो शायद हम उतना फील ना कर सकें, ये प्लेयर्स उतना फील कर सकते हैं। इनको पता होना चाहिए कि भाई आपने कंट्री के लिए किस तरीके से खेलना है, कंट्री को कैसे नंबर 1 लेकर आना है। और बात जैसे दिगर टैक्स की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ इतना सा ऐड करूंगा, टैक्स वाली सजेशन बहुत जबरदस्त है, अच्छा। लेकिन उसके साथ ये जो एजाजी नौकरियां जो बैंक्स वगैरह हाँ, ये सारे देते हैं, वो भी उनको मिलनी चाहिए। चाहिए। आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम शॉर्ट था। उमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नबी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम के एंडिंग पे जाऊं, मैं एक जो है ना आपको फुटबॉल से एक बता दूं कि चेल्सी 5 यूएफा क्लब टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई है। चेल्सी ने ये जो कॉन्फ्रेंस लीग अपने नाम की है, उन्होंने रियल बीट्स को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चेल्सी जो है ना वो यूएफा क्लब टाइटल 5 जीतने वाली पहली टीम बन गई है। अगले प्रोग्राम में नाज़रीन आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान ताहिर लतीफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।